आज का मुद्दा में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर एक नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री वजीर आजम हाउस में आग लगी है, पीएम हाउस में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद। बड़ी खबर इस वक्त, पीएम हाउस में आग लगी, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद। ब्रेकिंग न्यूज जी सलाम पर। पीएम हाउस में आग लगी, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम हाउस में लगी आग, फायर की ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद। 7 लोक कल्याण मार्ग वजीर आजम का की रिहाइशगाह, वहां पर आग लगने की खबर आ रही है। और पीएम हाउस में इस वक्त 9 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, जो कि आग पर काबू पाने की कोशिश में है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो 7 लोक कल्याण मार्ग वजीर आजम की रिहाइशगाह, पीएम हाउस में आग लगी, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम हाउस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आपको बता दें, 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का की रिहाइशगाह है। वजीर आजम रिहाइशगाह कहलाती है, पीएम हाउस कहलाता है, यहीं पर पीएमओ भी है। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं। तो पीएम हाउस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने में लगी। आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें, आग कैसे लगी है अभी ये साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल आग को बुझाने की कवायद जारी है। आपको बता दें, पीएम हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने की कवायद जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, 7 लोक कल्याण मार्ग पीएम मोदी की रिहाइशगाह है। आपको बता दें, यहां पर आग लगने की खबर आ रही है और इस वक्त आग को बुझाने की कवायद जारी है। पीएम हाउस को जाने वाले रास्ते को रोक दिया गया है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज जी सलाम पर। पीएम हाउस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग को काबू में करने की कोशिश लगातार जारी। 7 लोक कल्याण मार्ग, पीएम हाउस, यहां पर आग लगने की खबर है। आग लगने की वजह, आग लगने की वजूहात अभी तक साफ नहीं। किस वजह से आग लगी है ये नहीं पता चल पा रहा है। आग बुझाने की कवायद काबिशें जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम हाउस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद। 7 लोक कल्याण मार्ग पीएम हाउस, जहां पर इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने की कवायद जारी है। पीएम हाउस में आग लगने की खबर, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। पीएम हाउस में आग लगने की खबर, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद। 7 लोक कल्याण मार्ग पर है पीएम मोदी की रिहाइशगाह। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, आग लगने की वजूहात का पता नहीं। बड़ी खबर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह, 7 लोक कल्याण मार्ग, इस वक्त की बड़ी खबर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। मुजाहरे के कितने रुख, जी हां, आज हम बात करेंगे कैब, एनआरसी और एनपीआर को लेकर के हो रहे मुजाहरों की, मजहबी क़यादतों की, सरकार की जिम्मेदारी की। ये लम्हे फिक्रिया है। सोचने का मकाम है कि 2 हफ्तों से ज़्यादा वक्त गुजर गया है और मुजाहरे जारी हैं। ख़ास बात यह है कि बिना क़यादत के मुजाहरे हो रहे हैं। नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। नाम नहाद मिली कायदीन सड़कों पर
कहीं नजर नहीं आते हैं। दिल्ली के जामिया और शाहीन बाग जैसे इलाकों में पूरे दिन मुजाहरे होते हैं, नारे लगते हैं, शहरियत कानून को वापस लेने का मुतालबा होता है। बीच बीच में कुछ जाने पहचाने चेहरे जरूर आते हैं, लेकिन उनकी तकरीरों में भीड़ कम और नौजवानों की टोलियों में लोगों की तादाद ज्यादा नजर आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना कायदीन के इन मुजाहरों का अंजाम क्या होगा। साथ ही सवाल सरकार पर भी उठ रहे हैं कि क्या वो बिल की बारीकियां आवाम में बताने में बहुत देर कर चुकी है। हालांकि 3 करोड़ परिवारों को सीए के बारे में जानकारी देने की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने ये मुहिम शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन इससे पहले क्या किया जा रहा था, इस पर भी सवाल उठते हैं। सोशल मीडिया का कैंपेन चला करके आवाम को समझा पाएंगे मोदी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो उनकी बेदारी मुहिम का आवाम पर क्या असर होगा। इसके अलावा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जामिया की वीसी पर भी सवाल खड़ा करके इस तनाज़े में नया रुख जोड़ दिया है, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि इन मुजाहरों के कितने रुख हैं, कब खत्म होंगे एहतजाज, और सरकार के आइंदा मंसूबे क्या हैं, यह भी देखने और समझने वाली बात है। कुछ रद्द-ए-अमल है लगातार जो आते हैं, हम आपको पहले वो सुनवा रहे हैं, फिर इस पर बात करेंगे। राहुल गांधी, मैंने कहा कि ये गजवाए हिंद का समर्थन कर रहे हैं। 47 के पहले जिन्ना ने किया, वही काम आप कर रहे हैं। हाफिज सईद कहता है कि गजवाए हिंद हम करेंगे, आप भी तो वही कर रहे हैं। आज देश का आजादी खतरे में डाल दिया है। किसी को जिंदगी का आज भरोसा नहीं है, कौन दिन किसको निकाल देंगे। मैं खाली आप लोगों को बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, আপনারা ভোটার লিস্টের নামটা ভালো করে তুলুন। अगर जरूरत पड़ी तो पहला मैं हूंगा जो कोई फॉर्म नहीं भरेगा। अगर आप साथ दोगे कि नहीं दोगे, सवाल ये है। दिल्ली वाले ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। that is what is normally the case in any country, ਪਰ ਇਹ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। so we are absolutely determined, the Congress party, that we will oppose it tooth and nail। जागरूकता अभियान नहीं है, ये झूठों का अभियान है। इनकी सच्चाई सबने देख ली है। ये सीएए का कानून संविधान के खिलाफ है, इससे सबको आपत्ति होगी। 50-60 अर्जियां इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ। उस पर भी कहीं ना कहीं ऑनरेबल कोर्ट को अपना फैसला देना है, उस पर भी बात करनी है। और कहीं ना कहीं लगातार वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, अभी आपने मैंने जैसे आपके सुनवाया, सदगुरु जग्गी जी का वीडियो भी ट्वीट किया है और जग्गी वासुदेवा साहब का भी वीडियो ट्वीट किया है। और लगातार वो कहते रहे कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसका सीएए से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुजाहरों में कोई कमी नहीं आ रही है, मुजाहरे हो रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि बिना क़यादत के ये मुजाहरे कब तक चलेंगे, क्या लोग चाहते हैं। बहुत सारे लोगों से हमने भी बात की, उनका सोचने का मकाम क्या है, यह भी देखने वाली बात है। वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। और कहीं सरकार ने बहुत देर तो नहीं कर दी। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, पहले मैं उनका तारुफ करवा दूं। और भी मेरे साथ लोग जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ संजीव कौशिक जी हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। तो हमने शिवम त्यागी को भी अपने साथ जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, बाकायदा उनके तर्जुमान हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 3 करोड़ परिवारों को भारतीय जनता पार्टी सीएए के बारे में जानकारी देगी, शिवम त्यागी। और यह भी सुनने में आया है कि लगातार सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के अवाम को समझाने की कोशिश की जाएगी। और इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा थोड़ी देर पहले कह रही थी कि बहुत लेट आप लोग आए हैं और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा सवाल भी यही है कि बड़े देर से आए, बड़े देर से एहसास हुआ कि लोगों को समझाएं, पहले समझा देते, उसके बाद शायद ये एक्शन होता तो इस तरह के हालात ना बनते। अंदाजा नहीं था क्या कि लोग इस तरह से सड़कों पर आ जाएंगे? अंदाजा नहीं था क्या कि सिचुएशन इस तरह की हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। मुझे तो उल्टा प्रियंका गांधी जी से ये पूछना है उनसे कि वो कह रही हैं कि बड़ा लेट आप आए हैं, उसका मतलब क्या है कि बात तो सही है लेकिन अब लोगों तक पहुंचने नहीं वाली है। तो वो क्या ये कहना चाहती हैं? सिर्फ इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी और इस देश के तमाम मीडिया चैनल्स और भी बहुत सारे लोग लगातार इस बात को जनता तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन विपक्ष
जो है इसको गलत तरह से पेश करता रहा है। उन्होंने बार बार कहा है कि इस देश के मुसलमानों को खतरा है। आपने देखा है, लोगों की तमाम बाइट्स देखी हैं। हम इस पर आपके साथ बैठकर भी कम से कम 10 से ज्यादा बार बहस कर चुके हैं और मुझे लगता है इमरान जी आपने भी अपनी तरफ से जितना हो सके उतना मैसेज इस देश की जनता को दिया है कि इस देश की जनता के लिए ये बिल बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर बावजूद उसके कोई परेशानी रही है या कोई दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किया कि ठीक है, अगर आप इस तरह से भी नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपके बीच में भी आएंगे, जो भी हो सकेगा। लेकिन शिवम ऐसा भी कहा जाता है, सियासत तो आप भी कर रहे हैं ना, भजन करने तो आप लोग भी नहीं आए हैं। जहां तक मैसेज भेजना था वहां तक चला गया। जो पोलराइजेशन आप लोगों को करना था, जैसा कि इल्जाम लग रहा है, वो आपने कर लिया। सीए का सियासी निशाना बंगाल भी है। पिछले लोग अभी 2021 में वहां पर इंतखाब है। पिछले लोकसभा इंतखाबात में 22 सीटें जीतने के बाद बीजेपी को यह उम्मीद है कि वहां पर पोलराइजेशन का फायदा मिलेगा। बांग्लादेश से आए हिंदू जो है वो मथुआ समाज के लोग वो इसका स्वागत कर रहे हैं। इनकी अच्छी खासी मौजूदगी करीब 40 विधानसभा सीटों में वेस्ट बंगाल में है। बीजेपी को उम्मीद है कि करीब 70 से 40 असेंबली की सीटें वहां पर उसको बढ़त दिला पाएगी। तो ऐसा नहीं है कि इतना आसान है। आप लोग भी, आप लगातार दूसरों पर इल्जाम लगाते रहे सियासत करने का, लेकिन ये राजनीति आप लोगों ने नहीं की। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। इतनी बेदारी जगानी थी, अब आपको समझ में आई है। जब इतना सब कुछ हो गया तो हम क्या करें, क्या सोचें? बिल्कुल नहीं, जो आपने कहा सही कि राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति करने आई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात पर कोई राजनीति नहीं कर रही है। हम तो सिर्फ 26 सितंबर 1947 को इस देश के राष्ट्रपिता बापू ने जो भरोसा दिलाया था माइनॉरिटीज के, पाकिस्तान के उन लोगों की बात कर रहे हैं और बापू की जो बात है, उनका जो वादा है उसको पूरा कर रहे हैं। जो नेहरू जी ने 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था माइनॉरिटीज से, हम उस पर काम कर रहे हैं। जो नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था, हम उस पर काम कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने जो सवाल उठाया था, हम उस पर काम कर रहे हैं। नेहरू लियाकत जो 1951 में पैक्ट हुआ था, हम उस पर काम कर रहे हैं। अब बताइए साहब, सारे तो आप ही के लोग हैं। प्रकाश करात जी जो लेफ्ट से हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। वो जो मांगते थे, बातें तो सारी आप ही की थी। आप ही का 1971 में असम अकॉर्ड हुआ था, एनआरसी हुआ था। उसके बाद आप ही 2004 में मसौदा एनपीआर का लेकर आए थे और फिर उसके बाद 2010 में उसको इंप्लीमेंट किया था। सारे आप ही के तो एजेंडास पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब आपको ये अच्छे नहीं लग रहे। मतलब आप करें तो ठीक और हम करें तो गलत। संजीव कौशिक जी, सारा कुछ तो कांग्रेस के एजेंडे पर हो रहा है। एक और चीज जोड़ देता हूं, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक बार एक प्रस्ताव पारित किया था कि जो माइनॉरिटी विभाजन के बाद प्रताड़ित होकर के, प्रभावित होकर के आती रही हैं या आएंगी, हम उन्हें शहरियत देंगे, सिटीजनशिप देंगे, नागरिकता देंगे। तो वो तो आप लोगों के, मतलब कांग्रेस के, आप कांग्रेस से नहीं है लेकिन सियासी तज्जियाकार हैं। मेरा सवाल यही है आपसे कि जब कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर कांग्रेस को इतनी राजनीति करने की जरूरत क्या है? प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, यहां पर राहुल गांधी ये कहते हैं, कभी से गरीब मुखालिफ बताते हैं, कभी दलित मुखालिफ बताते हैं, कभी मुस्लिम मुखालिफ बताते हैं। तो खुद कांग्रेस कंफ्यूजन में है कि बीजेपी के बड़े बड़े पैतरों का जवाब हम किस तरह से दें? हमारे पैतरे कमजोर पड़ जाते हैं। मतलब कि बीजेपी पैतरेबाजी कर रही है ना। हाँ, तो राजनीति में सब करते हैं और ये तो सियासत है सर। अभी बता रहे थे कि ये कांग्रेस के ही एजेंडों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो फिर आपका एजेंडा अपना क्या है वो भी जरा बताइए। जब आप कांग्रेस के ही एजेंडे को बाहर निकाल रहे हैं तो देखिए सवाल आप उनके कहने का मतलब क्या है? हम तो देश के एजेंडा पे काम कर रहे हैं, जो सही है, चाहे वो कांग्रेस करे या बीजेपी, वो सही है। अभी जिसके बारे में अभी चर्चा हो रही है कि समझाने की कवायद शुरू हुई है कि लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन है उसको दूर की जाए। किसके बारे में? सीएए के बारे में, एनआरसी के बारे में, किसके बारे में? क्या लोग जो सड़कों पे थे केवल सीएए के बारे में थे या एनआरसी के संभावनाओं के बारे में भी लोग रोड पे थे, सड़कों पे थे? आप ये स्पष्ट क्यों नहीं कहते? अभी भी मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि यदि देश के प्रधानमंत्री के जेहन में यदि बिल्कुल ईमानदारी है तो वो जब करेंगे तब करेंगे, छुप छुपा के नहीं करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। करना है तो बोलिए ना साहब। आप अभी भी जो एनपीआर की बात हो रही है वो जोड़ के देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है? एनआरसी से उसका कनेक्शन है या नहीं है? आप अभी भी तो झूठ ही बोल रहे हैं ना। आप बोलिए, यदि नहीं करना है एनआरसी तो बोल दीजिए नहीं करेंगे हम, ताकि देश की जनता बिल्कुल सुकून से रहे। फिर आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। किसको नहीं पता है कि सीएए से यहाँ के नागरिकों को नहीं खदेड़ा जाएगा, लेकिन किसको ये नहीं पता है कि यदि असम में 19 लाख लोग बच गए तो इसी सीएए के बदौलत हिंदू रह जाएंगे और पाकिस्तानी दूसरे धर्म के नागरिक को खदेड़ दिया जाएगा। ये किसको जानकारी नहीं है? जो घालमेल है उसे स्पष्ट करने की जरूरत है। ये नई रणनीति के लोगों के बीच में जाएंगे, मैसेज जो देना था, जितने लोगों का कत्लेआम मचना था मच गए। कितने लोगों की हत्या हो गई इसमें? पुलिस के गोली से, आपस में
कितने करोड़ों की हानि हुई है। आप अचानक एक दिन रामलीला मैदान में सड़क पर लाओगे, रामलीला मैदान में अचानक खड़े होते हैं और खड़े होकर के कहते हैं कि नहीं ये कंफ्यूजन है। अगर वो डरा रहे हैं, भड़का रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये साफ करना किसकी जिम्मेदारी थी? हमारी जिम्मेदारी है और तो हम कब लगातार उस पर निभाई प्रयास कर रहे हैं और काम कर अब रहे हैं। ये तय हुआ है अभी भी आज लॉ एंड ऑर्डर भी अगर कर रही है, अगर सरकार उत्तर प्रदेश में भी अगर आज काम कर रही है तो उस पर भी ये लोग कह रहे हैं कि नहीं होना नहीं चाहिए। अभी भी ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं। परेशानी सिर्फ ये है सरकार कि प्रियंका गांधी जब लखनऊ में जाती है तो उनको पूरी सुरक्षा चाहिए। किस बात पे लेकिन भरोसा वही करें? सुरक्षा जब हम इस देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को देते हैं तो इनको दिक्कत होती है। अरे किस बात पे भरोसा करने? ऐसे कार्रवाई मत कीजिए आप पीएफआई के आतंकवादियों को क्यों पकड़ रहे हैं सर? ऐसे मत पकड़िए आप। कैसी बात कर रहे हैं आप सर? देश के गृह मंत्री की बात संजीव कौशिक हो या शिवम त्यागी, प्रधानमंत्री या की फिर बात को डॉक्टर भी मान इमरान, लो। अगर इस फिर कुछ दिन देश के बाद में इनके बात को भी के जाने दें। खिलाफ या देश की संपत्ति तोड़ने में इनमें से किसी का भी हाथ होगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही होगी। यकीन तो करें आपके बातों पे, बिल्कुल यकीन सोच समझ के बोले, ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए लोग। बिल्कुल सोच समझ कर बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता मुझे सोच समझ कर बोलने के लिए आपसे ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, लेकिन इतना जरूर तय है कि आपने इस देश की फिजाओं में जो जहर घोला है पिछले कुछ समय में, और जिस तरह से आप जहर घोल रहे हो, ये इस देश की जनता के सामने आ गया है। लेकिन शिवम, इल्जाम तो ये लगता है ना, इल्जाम तो ये लगता है कि आपकी पार्टी और उसकी क़यादत की सरकार हिंदू मुस्लिम के बीच में डिफरेंस करने की, विभाजन करने की लगातार कोशिश कर रही है और इस तरह की चीजें लेकर आती है, वो कामयाब भी हुए हैं ना, जिससे कि एहसास हो लोगों को और लोग उलझे रहे। ये इल्जाम लगता रहा है। देखिए, यही वो इल्जाम लगा रहे हैं ना। मैं इसलिए जनता आपसे पूछ रहा पार्टी हूं। के इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी, उन्होंने जब भी बात की है इस देश के 130 करोड़ लोगों की बात की है। वो बात अलग है कि जो लोग हैं, जो उसको डिफाइन करने वाले लोग हैं, जो बाकी विपक्ष के लोग हैं, उसको अपनी तरह से ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स की ही बात करूं तो उसमें 60 करोड़ लोग हैं जिनको अलग अलग स्कीमों के माध्यम से लाभ मिलता है। कभी किसी से जातिगत चीजें नहीं पूछी गई, कभी नहीं पूछा गया घर देते वक्त के तो हिंदू है या मुसलमान, तो सिख है या ईसाई, सबको बराबर मिला। जब हम किसी को लाभ देते हुए नहीं उसकी जाति पूछ रहे, तो आगे क्यों पूछेंगे किसी से? हम नहीं पूछ रहे। जरूर बताइएगा शिवम, ये जरूर बताइएगा सर, आ रहा हूं आपके पास, कि जब इतना ही अच्छा था तो आपके सहयोगी संगठन जेडीयू, जिनके साथ आप लोग बिहार में सरकार चला रहे हैं, उन्होंने भी बिहार में एनआरसी नाफिज करने से साफ मना कर दिया है। देखिए, तो एनआरसी की अभी बात है कहां, मुझे सिर्फ इतना समझ में नहीं आता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों ने, सरकार में जितने भी लोग हैं, सबने, इस देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने बात बिल्कुल साफ की है। जो आपका एनआरसी है, एनआरसी का इससे कोई लेना देना नहीं है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। वही तो मुद्दा वही है ना, लेना देना नहीं है। ये बात अलग है कि लोगों को डराने के लिए संजीव कौशिक भावुक चेहरा बनाकर अपना जो है लोगों को जरूर डराएंगे कैमरे पर बैठ करके। ये देखिए, एनआरसी आएगा तो आप जाओगे और हम रहेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं जो कि गलत है। कोई बात ही नहीं है, आप सीए लेके आए। अगर बात नहीं है तो फिर ये होना ही नहीं चाहिए था। और एक और चीज सुनिए, इस देश की लेजिस्लेशन को ये अधिकार है कि वो इस देश के लिए कानून बना सके। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान देखिए है। अगर आपको इससे इत्तेफाक नहीं रखते तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको अबॉलिश नहीं करता है। शिवम, याचिका आप ये बताइए मुझे, वजीर दाखिला मौजूदा अमित शाह साहब कहते हैं कि एनआरसी पूरे देश में नाफिज होगा, ठीक है, ये उन्होंने कहा है। ये आप भी मानेंगे इस चीज को कि आप उसको भी नकार देंगे? दूसरी बात, साबिक वजीर दाखिला जो पिछली सरकार में थे, अब वजीर दिफा है, रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह कहते हैं कि एनपीआर जो है वो एनआरसी का पहला प्रोसेस है। अब आप मुझे बता दीजिए कौन सही है कौन गलत है? किसी ने कभी कुछ कहा ही नहीं, या तो आप इस तरह से कहिए, मतलब लोगों को अब हमें लग रहा है कि आप लोग जाकर के लोगों को समझाएंगे, क्योंकि चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं। अब आपको लग रहा है कि चीजें बहुत आगे निकल गई हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले से ये चीज समझाइए ना। कोई रजिस्टर नहीं होना चाहिए क्या? आप बताइए मुझे, क्या उनका रजिस्टर नहीं होना चाहिए? इस देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी अब और पहले से जनता मैनिफेस्टो में 2016 में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में विरोध नहीं था। हम कहां से आए हैं जी? हम कहां से आए हैं? 26 साल का एक जवान
जो अभी सरकारी नौकरी करता है, केवल इस वजह से आप उससे पूछेंगे कि आपके पिताजी कहां पैदा हुए और कहां से आप ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर आ रहे हैं? जैसे संजीव जी, राज्यसभा में कांग्रेस ने बिल्कुल राज्यसभा में कांग्रेस अगर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को कैसे पास होने दिया? अगर आपको बाहर जाके उसके लिए भी संजीव कौशिक हो, आप ये मानने के लिए आपको आईडी दिखानी पड़ती है। सरकारी नौकरी करते चले अभी तक हमसे ये संजीव कौशिक जी कि हम देश के सवाल नागरिक उठाने हैं। से पहले संजीव कौशिक आप ही ने कहा। संजीव कौशिक जी, राज्यसभा में कांग्रेस ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को कैसे पास होने दिया, यह भी एक सवाल है। जिनके साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, उन्होंने कैसे वॉकआउट किया जिसके चलते तादाद कम हुई और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया, यह भी एक बड़ी बात। यानी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इस पूरे मामले में, कांग्रेस बाहर निकल करके क्या काम कर रही है वो भी दिख रहा है, और अंदर खाने उसने क्या किया ये भी लोग अच्छे से समझ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त पेश है, उत्तर प्रदेश में जमीन अपनी बनानी है। वो खुद कहती है कि हमने उत्तर प्रदेश का हदफ रखा है, मुसलमानों को एक्सेप्ट करना है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन कांग्रेस की शरारतों को भी लोग समझते हैं, कांग्रेस का तौर तरीका भी लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है, आपको मना तो नहीं कर सकते ना, आपके पास संख्या है, आप पास कराइए, कानून बनाइए, लेकिन वो कानून सही है या गलत है, देश में अभी है, कोर्ट है, उसके लिए हम तय करेंगे। क्यों पत्थर मारेंगे लोगों को? चलिए मेरे साथ संजय चड्डा जी भी हैं। विश्वास करते हो तो इंतजार करिए। संजय चड्डा जी भी आईन के बड़े जानकार हैं। एक तो संजय चड्डा जी, ये बहुत बात निकल कर आ रही है, इतने राज्यों ने मना कर दिया कि हम अपने यहां इसको नाफिज नहीं करेंगे, एनआरसी को भी को लेकर नाफिज नहीं करेंगे बार बार। हालांकि केंद्र सरकार करिए भी एनआरसी को लेकर कोई बैठक नहीं हुई है, कोई खाका तैयार नहीं हुआ है। सवाल यह है, कांग्रेस विरोध कर रही है, सोनिया, राहुल, प्रियंका, तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्रियों को अब आगे किया गया कि हम नाफिज नहीं करेंगे, तो ऐसे तो आगे केंद्र सरकार की मदद और भी चीजों में होती है, उसको लेकर भी मना कर देंगे। इस तरह से तो नहीं चलता ना, एक फेडरल सिस्टम है, एक तरीका कार है, ये कितना मुमकिन है? आप चूंकि आइन के जानकार हैं इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूं, या इसके पीछे भी राजनीति है? लोगों को, जैसे नीतीश कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं नाफिज करेंगे बिहार में, कैसे देखें? देखिए, अगर कोई कानून पास होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारा व्यवस्था देखनी पड़ेगी। हमारी व्यवस्था क्या है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जिस पे यूनियन लिस्ट में सरकार जो मरकजी सरकार है उसको कानून बनाना है, स्टेट लिस्ट में स्टेट को बनाना है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें स्टेट और जो यूनियन है दोनों बना सकते हैं। और अगर दोनों कानून बनाते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी है तो यूनियन का कानून आगे बढ़ेगा और यूनियन के कानून को ही पालन किया जाएगा। यहां पे अगर कोई मरकजी सरकार ने कोई कानून की बनाया है और वो कानून अगर कोई स्टेट मना करता है तो ये बात गलत है, गैर कानूनी है। हर स्टेट को उस कानून को बनाना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपने उस कानून को चैलेंज करना है तो आपको उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पे जाना पड़ेगा, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जितनी भी हैं, यानी कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, उनमें जाना पड़ेगा। वहां पे आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसको वे करेगा कि वेदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से वो है या नहीं है, और अगर वो उसके हिसाब से नहीं होता तो उस कानून को हटा दिया जाता है, उस कानून को गैर कानूनी अल्ट्रा वायरस बना दिया जाता है और उसको एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय दे देता है तो ये कानूनी व्यवस्था है। इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी कानून को काट नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। प्रोसेस है। एनआरसी की बात कर रहा हूं मैं, एनआरसी नाफिज नहीं होने देंगे। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आइन ऐसा कहता है, कानून में, संविधान में ये लिखा है कि फिर तो बड़ा सवाल ये कि कभी कभी कोई सरकारें ये भी कह सकती हैं कि हमें केंद्र की मदद ही नहीं चाहिए, हमें केंद्र से पैसे नहीं चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फेडरल सिस्टम के लिए सही है या नहीं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने पहले बताया, किसी चीज को आपको चैलेंज करना, वी आर गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ एंड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाइए, कहीं पे गलती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको छान के अलग कर देगा कि ये गलत। एक सवाल मेरा भी ले लेंगे इसी में, बताइए। क्या स्टेट गवर्नमेंट यदि सपोर्ट नहीं करे उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी इस तरह के प्रक्रियाओं को पूरा कर सकती है क्या, यदि स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करे, आपको सहयोग नहीं करे तो? नहीं, देखिए उसके लिए क्या है, जैसे सेंसस का जहां तक है, सेंसस जो मेरे को मालूम है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। दोनों को इकट्ठा चलना ही पड़ेगा, अलग नहीं आप कर सकते। अगर जहां पे वो अपना मदद नहीं करेगी तो जो यूनियन है
यानी कि मरकजी सरकार जो है अपने लोगों को भी लगा सकती है। कहीं पे अगर पुलिस फेल होती है तो क्या किया जाता है? आर्मी को बुलाया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा जाता है। तो ये अख्तियारात हैं ये यूनियन के पास, यानी कि मरकजी सरकार के पास ये अख्तियारात हैं, वो भेज सकते हैं अपने ऑफिशियल। क्या बाय फोर्स भी करा सकती है? बिल्कुल कराया ये जा जो सकता एनआरसी है। कराने की बात मेरा सवाल ये था, मैं ये समझना चाह रहा था। देखिए, मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ सिर्फ ऊपरी ऊपरी राजनीति हो रही है या जितने मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं नाफिज होने देंगे, उसमें कुछ सच्चाई भी है? कानूनन आइन देखिए वो देखिए क्या होता है, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि कौन करता है सेंसस और इसकी एक्टिविटी। एनआरसी की तो अभी एक्टिविटी वहां पे असम में सिर्फ हुई है। कौन होता है? वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट है। डायरेक्शन पैसा कहां से आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को मना कर देगी तो केंद्र सरकार के भी वहां बहुत एम्प्लॉयज हैं, वो उसको उनके थ्रू उसको नाफिज कराएगी, उनके थ्रू उनको लागू करवाएगी। तो ये, और उसमें जिस तरह की भी मदद चाहिए वो कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या उस तरीके से। और एक चीज और भी है यहाँ पे, अगर कभी कहीं पे द्वंद्व हो जाता है स्टेट और उसमें भी तो मतलब दोनों बहुत अहम बात मैं बताना मतलब चाहता ममता हूं। बनर्जी का ये कहना कि जब तक जीवित हूं, जब तक जिंदा हूं, एनआरसी वेस्ट बंगाल में नहीं होने दूंगी। देखिए, इसको कितना सही देखें? मतलब ये मुमकिन है ऐसा कि सीएम अगर चाहे या कोई सरकार अगर राज्य की चाहे तो ना करे तो ना करे तो ना करे, या फिर जैसा आप बता रहे हैं सेंट्रल अगर चाहे तो करके दिखा देगा, चाहे फिर वो कैसा भी चाहे। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसी कभी भी स्थिति आज तक जो मेरे जहन में है, मैंने नहीं पढ़ी है ना देखी है। ऐसी स्थिति में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइलेंट नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कभी अगर स्टेट में और यूनियन में कोई डिस्प्यूट है या दो स्टेटों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो ये सारे मुकदमे स्पेशल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के आगे दोनों पक्षों को सुना जाएगा। अगर वो मना कर रहे हैं तो वो क्यों मना कर रहे हैं, अगर यहां कर रहे हैं तो कौन हाँ क्यों कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा वो बाध्य है जी, वो बाध्य है। चाहे अगर ममता बनर्जी को, मैं फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, वो निर्णय अगर सुप्रीम कोर्ट के आगे ये आता है और सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देती है कि आपको करवाना पड़ेगा, तो ममता बनर्जी क्या कोई भी है, वी आर गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। ठीक है, बस यही समझना था मुझे। बिल्कुल।